बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी साहब ने आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। दूसरी जानिब वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी गई है, जबकि नून लीग ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर में डमी वज़ीर आज़म लाकर सूबा बनाने की बात चल रही है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कश्मीर में डमी वज़ीर आज़म को लाकर सूबा बनाने की बात चल रही है। माजी में हमने देखा कि अपोजिशन जमातों में से कुछ ऐसे रहनुमा है जो सूबे की बात कर चुके हैं और आज ये भी कहा गया कि वोट खरीदे गए मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से। क्या इन बातों में सदाकत है, आप समझते हैं? रवायती सियासत और लेकिन अब इसको रवायती सियासत इसलिए नहीं कह सकते कि बैनुल अक़वामी सतह पे यही हो रही है। आप अमेरिकन इलेक्शन से नहीं, अमेरिकन इलेक्शन से आप शुरू करें और आप उसके बाद कई यूरोपीय मुल्कों में चले जाएं। पहले तो वो था ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ही ऐसा। अब तो बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वहाँ पर ये बहस चल रही है कि भाई इलेक्शंस में अब पैसा तो लगता है ना। देखिए किसी और शक्ल में लगे, फंडिंग, लॉबिंग, ठीक है, मतलब किसी और शक्ल में, मतलब कैंडिडेट्स फंड रेजिंग तो करते हैं ना अमेरिका में भी। तो बात यह है कि अब वो इस पे मैं आता हूँ। अभी कोई फालतू वक्त हुआ तो इसके ऊपर सियासतें बात कर लेंगे मुल्क के, लेकिन और पाकिस्तान के हवाले से दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और खित्ते के हवाले से। क्यों पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो खित्ते के हालात है। पाकिस्तान के अंदर की सियासत जो अपना टाइम वेस्ट है, तो 4 बजे की खबरें तो 5 बजे की खबरें, इररिलेवेंट खबरें। 3-4 बातें जो हैं वो, एक तो मैं ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक बात है ये जो डेल्टा वेरिएंट, हाँ डेल्टा वेरिएंट, जो कि पहले इंडिया से निकला था, लेकिन ये हमें नहीं पता कि पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। तो किसी मुल्क के नाम के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता। इंडिया से हुआ या चाइना से हुआ पहला, वहाँ वो तो खैर वहीं से पहले केस डिटेक्ट हुए थे। लेकिन सवाल ये कि उन्होंने भी कहा कि कैनेडा, उसको छोड़ दें बहस को। इशू ये है कि ये जो डेल्टा है ये पिछले एक हफ्ते में दुनिया के 13 नए मुल्कों में, एक हफ्ते में, तो अब 124 मुल्क ऐसे हो गए हैं जहां पे सबसे ज्यादा डेल्टा और डेल्टा प्लस है। एक बात ये। दूसरी बात जो इस पे वैसे हम बात करते रहे हैं डेल्टा पे काफी अरसे से, लेकिन इसकी जो दूसरी बात है वो ये है कि जो मेरे लिए थोड़ी सी तशवीशनाक है। लैंसेट ने भी इसको छापा है। जो मेडिकल के मुतालिका शख्सियात हैं वो बेहतर समझती हैं कि लैंसेट की क्या हैसियत है मेडिकल वर्ल्ड में। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक तहकीक है और वो तहकीक जो है वो उन्होंने जो एंटीबॉडीज बनती हैं वैक्सीन के नतीजे में, ये UCL का मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी जो वैक्सीन लगती हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर जो जिस्म में एंटीबॉडीज या मुदाफियत है वो कम होना शुरू हो जाती है वैक्सीन लगने के बाद जी। और ये इन्होंने ये जो रिपोर्ट है जो लैंसेट में ये कोट कर रहे हैं, 600 लोगों के ऊपर इन्होंने एंटीबॉडीज लेवल को देखा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि पूरी, अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो मैं उसके चंद पॉइंट्स बता देता हूं। वही कह रहे हैं कि जी इसमें एक तो ये है कि बूस्टर की जरूरत लाजमी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इन्होंने अब ये बात तय हो गई है कि चाहे फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या मॉडर्ना हो या कोई स्पुतनिक हो, या एक बूस्टर, हाँ 6 महीने के बाद, 3 महीने से ऑनवर्ड 6 महीने के बाद वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो पैदा हुई थी, महीने बाद हाँ एक बूस्टर डोज इसकी लगेगी। अभी तक ये पेपर ये कह रहा है, ठीक है। और जो लैंसेट है तो मैं लैंसेट, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है तो मैं इसलिए इसको सीरियस ले रहा हूँ। मतलब मैं, और मतलब जो भी मैंने कहा ना कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं वो लैंसेट की स्टडीज को समझते हैं।
अच्छा, इसमें अब दो बातें, एक तो मैं ज़रा करंट अफेयर्स पे आता हूँ, लेकिन ये भी बहुत बड़ा इशू है दुनिया में। जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इसमें ये है, अब जो लेटेस्ट ये इस रिपोर्ट को देख लें, या आज के आप ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी एक रिपोर्ट आई हुई है, उसको भी आप ज़रा पढ़ें। हो ये रहा है कि इसमें जो अलामात हैं, पहले ये था कि हम कहते थे ना एसिम्टोमेटिक, बगैर अलामतों वाले डेल्टा, ये मैं डेल्टा प्लस की बात कर रहा हूं, यानी वो जो इंडिया में पहले आया, जिसको लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो फिर और म्यूटेट हो गया बाहर जाके, उसको म्यूटेट हो रहा है, उसकी म्यूटेशन हो रही हैं। इनको ग्रीक जो है ना वो अल्फाबेट्स पे नाम रखे जाते हैं वायरसेस के। तो पहला जो है उसको हम अल्फा कह देते हैं, जो असल वाला था, और इसको हम बीटा नहीं बल्कि हम डेल्टा पे आ गए हैं, तो नाम जो है अमूमन इस तरह से रखे जाते हैं। एनीवे, तो ये डेल्टा पे आ गया, तो डेल्टा और डेल्टा प्लस। अब इसमें जो एक इशू जहन में सब रखें वो ये है कि पहले हम ये कहते थे कि सिर्फ तकरीबन 50 से 60% लोग जो मुतासिर होते हैं उनमें अलामात होती हैं, और 30-40% में अलामात ज़ाहिर नहीं होती, वो पॉजिटिव होते हैं। इसमें अक्सरियत में अलामात ज़ाहिर नहीं होती। अच्छा जी, अक्सरियत जो है ज़्यादा बड़ी तादाद में, कोई 50% से 60% तक ऐसे हैं जो डेल्टा से मुतासिर होते हैं, उनमें अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ये मैं फिर कल वाली बात रिपीट कर रहा हूं कि जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो ये, क्योंकि मल्टीप्लाई तेजी से हो रहा है, ये तेजी से मल्टीप्लाई होते होते, तो पहले तो ये था कि नाक तक है तो स्वाब ली, तो इधर तक है तो नीचे नहीं गया, तो यहां से प्लस। जब ये यहां पर पॉजिटिव आया है नेजल स्वाब में या सलाइवा से, जो भी जहां से भी स्वाब ली है, तो आप समझ जाएं कि ये ऑलरेडी लंग्स तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, पहला जो अल्फा था वो ऊपर ही था, तो आपको सिम्टम्स आ गए, बुखार चढ़ा या वैसे ही हुआ, कोई खांसी हुई या नजला हुआ या पिंक आइज हो गई, टेस्ट करवाया पॉजिटिव में। यहां पर चूंकि ये मल्टीप्लाई तेजी से हो रहा है, अच्छा पीसीआर के रिजल्ट आते आते मतलब ये तेजी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक बात तो इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि है ये वही एयरबॉर्न, हवा से फैल रहा है, लेकिन जो कल भी बात की थी 1200 टाइम्स ज्यादा, यानी मतलब ये ज्यादा वायरल है। मतलब ये है कि मैं अगर कोई शख्स जो, मतलब मैं मिसाल के तौर पे किसी ऐसे शख्स के पास हूं जो कि डेल्टा से मुतासिर है, और उसने वो छींका या वो खांसा या मैं उसके करीब चला गया, वो बोल रहा है, तो अगर उसकी तरफ से, अब मिसाल के तौर पे जो मैं बात कर रहा हूं ना, एक वायरस पहले मुझ तक पहुंचता था, तो अब 1200 पहुंचेंगे। ठीक, मतलब इसका वायरल लोड बहुत है। मतलब ये अगर किसी जगह पे यानी लोग डेल्टा प्लस के मौजूद हैं, तो वहां पर जो जगह है वो हेविली बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, बहुत कंटेमिनेटेड है। आप उसमें जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा वायरल लोड को इनहेल करेंगे फौरन। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरस वहां पे हवा में है। तो अब इसमें अब बात वो ये इसीलिए कि अमेरिका की तरफ से आज ऐलान हुआ है कि जी हम अपने लॉकडाउन्स को बढ़ा रहे हैं, पाबंदियां, ब्रिटेन, बाकी मुल्क, टर्की, और वही के क्वारंटाइन में रहें। और मेरा ख्याल है कि ये पाबंदियां आने वाले दिनों में शायद जो दूसरे एक मुल्क से दूसरे मुल्क वाली, और सफ़र भी ना करें, सफ़र ना करें बगैर वजह के, अगर मुनासिब हो तो सफ़र ही ना करें बाहर का इन दिनों में। और दूसरी बात यह है कि जो हदायत दी जा रही हैं वो हदायत खुदारा उस पर अमल करें। ये नहीं कि मैंने वैक्सीन लगवाने, मैंने कहा ना कि वैक्सीन की एंटीबॉडीज खत्म हो रही हैं, तो वो जो जिन्होंने वो कह रहे हैं ना हमने तो वैक्सीन लगाई हुई थी, तो हमें, लेकिन वैक्सीन लगवाएं जरूर, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद हॉस्पिटल जाने वाले मरीज जो हैं वो बहुत कम होते हैं, घर पे ठीक हो जाते हैं, और जो हॉस्पिटल अगर पहुंचते हैं तो वो पर आईसीयू तक नहीं जा पाते। मतलब है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और साथ एहतियात करें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और बढ़ा लें हर चीज को। जैसे पिछले साल कर रहे थे तो उसको आप समझें कि उसको मजीद अपने ऊपर जो है ना पाबंदी आयद करें। ये डेल्टा प्लस के जो सिम्टम्स और साइंस और ये सारा कुछ आ रहा है, ये इतना खतरनाक है। 3-4 चीजें इस वक्त हो रही हैं जो बड़ी अहम है। 3-4 वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। 3-4 से तो अगर ज्यादा ही वाकयात रोनुमा हो रहे होंगे दुनिया में या कायनात में, लेकिन हम बात कर लेते हैं जो सियासी वाकयात हैं आसपास। पहली बात तो यह है कि कुछ देर पहले
अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन नई दिल्ली लैंड किया जी। उन्होंने। और उनका 2 रोज़ा दौरा है, और वो जो 2 रोज़ा दौरा है उसमें वो उनकी मुलाकात होगी वजीर खारजा जयशंकर से, और उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से। वो काइंडली एक ही तस्वीर को दिखाएं तो ज़्यादा मुनासिब है, जो जहाज़ वाली है जी, जो जिसमें क्लैरिटी है जी। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है कि ये आने से पहले, लैंड होने के साथ ही एक उन्होंने जो इस दौरे का जो यानी इस दौरे में क्या डिस्कस होना है, एजेंडा क्या है जी, इस दौरे में क्या डिस्कस होना है, वो उन्होंने एक अलामिया जारी किया। और वो अलामिया अगर दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा, उसको ज़रा बड़ी स्क्रीन पर कर दीजिएगा। ये तस्वीर नहीं जी सर। जी। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूएस इंडिया पार्टनरशिप पे बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, और इसको जरा थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना तो मैं इसको पढ़ पाऊंगा। मैंने अपनी टीम से कहा था एक्चुअली कि वो ANI वाला ना दिखाएं, दूसरी फोटोग्राफ दिखाएं, अगर मेरी टीम अंडरस्टैंड कर जाए जी। यूएस इंडिया पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इंडो पैसिफिक, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ओशंस, एग्रीकल्चर, सारा कुछ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट है, टीचिंग असिस्टेंट्स होंगे, इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएंगी वगैरह वगैरह, वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो ये है कि इसमें अफगानिस्तान को भी एजेंडे में रखा है। अच्छा। हाँ, इंडिया का था ये कि अफगानिस्तान इसमें होना चाहिए, तो फुल ब्राइट के ऊपर स्कॉलरशिप और ये वो सारा उन्होंने इसमें एजेंडे में रखा है कि इसमें और चाइना के हवाले से क्या बात करेंगे? चाइना का नाम नहीं है इसमें। इंडो पैसिफिक तो जाहिर है चाइना की बात तो होगी। अच्छा, अब ये जो तो अफगानिस्तान एजेंडे में है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन के इस दौरे के साथ ही जैसे उन्होंने लैंड किए सेक्रेटरी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में, उसी वक्त लैंड किया है सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन लॉयड ने सिंगापुर। और सिंगापुर उन्होंने लैंड किया है, और लैंड करके वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की वहां पे कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो कल खिताब करेंगे। और सिंगापुर के बाद जो है वो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में ही यहीं पे सेक्रेटरी ब्लिंकन कुवैत आ जाएंगे वापस, इंडिया के बाद कुवैत से वापसी। लेकिन जनरल ऑस्टिन जो है वो 2 मजीद मुल्कों में जाके उसके बाद फिर उनकी वापसी। ठीक होगा, ठीक। कैमिला हैरिस आ रही है, पहला दौरा। अच्छा, कैमिला हैरिस का पहला अमेरिका से बाहर का दौरा जो है वो भी जनूब मशरिकी एशिया के मुल्कों में हो रहा है। तो ये जो रीजन है पूरा, इस दौरे का एजेंडा क्या है? अभी डेट्स नहीं आई, जब भी होगा तो उसके बाद बात करें। ठीक। तो शायद महीने में या 20 दिन में वो उनका भी दौरा जो है, पहला दौरा वो उनका इस रीजन का होगा। तो ये जो पूरा खित्ता है इस वक्त ये भरपूर सफारती और गैर सफारती यहां पे, यानी चूंकि जंगें भी चल रही हैं, वो डिस्कस हो रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है जबकि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वो वाशिंगटन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हो रही है हाई ऑफिशियल से, अमेरिकन ऑफिशियल से, और उनकी मुलाकात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन से। और वो मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि DGISI जो हैं जनरल फैज हमीद वो चाइना से वापस आए हैं, और आने के बाद चाइना वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ थे, वापस आए हैं मुल्क, और आने के बाद वो अमेरिका से उनको इन्विटेशन है और यहां से वो NSA के साथ वाशिंगटन। अच्छा, अब इसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन ये बड़ा फैसला कुन दौरे हैं क्योंकि इंडिया ने 2-3 बातें इंडिया ने भी फाइनल करनी है और पाकिस्तान ने भी करनी है। अफगानिस्तान में ये सूरत हाल है कि पहली दफा, ये कोई 20 सालों में पहली दफा अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि फ्लाइट्स को लो फ्लाई जहाज ना करें।
8,000 फुट की बुलंदी से नीचे कोई जहाज फ्लाई ना करे अफगानिस्तान की एयर स्पेस में, क्योंकि नीचे से खतरा है किसी मिसाइल का या किसी और चीज का कोई हिट करे। सवाए हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल के, ठीक है, जहां पे ज़ाहिर लैंडिंग के वक्त आपके खास उनको बताया गया कि किस तरह से लैंड होगा, लेकिन बाकी पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जहाज, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स और वो सारी बात भी चल रही है। जनरल मैकेंजी जो सेंटकॉम के हैं उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक्स बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक और तकलीफ दे और बड़ी हैरान कुन खबर फॉरेन पॉलिसी ने आज जो है वो अभी कुछ देर पहले, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम स्लाइड वो दिखाए, और वो ये है कि यूएस ऑफिशियल्स मेक लास्ट मिनट पुश टू गेट अफगान स्पाइस आउट बिफोर विड्रॉल। अफगानिस्तान में जो जासूस रह गए हैं जी, यानी जो सीआईए के साथ काम करते रहे, इंटेलिजेंस एसेट्स हु वर्क फॉर सीआईए नाउ फेस डेडली रिप्रेसल्स। अच्छा जी, यानी अब मसला ये हो गया है कि अब मतलब वो इतनी जल्दी किया है, क्योंकि असल में उस अमेरिकन का ये था कि बताया ना जाए किसी को, मतलब लेकिन वो बताया ना जाए, और ज़ाहिर एक सीक्रेसी में उन्होंने अपना रात के वक्त वो निकल गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो हमारी मदद करते थे वो वीजे के लिए अप्लाई करें या इधर शिफ्ट हो। अब उसमें जो, लेकिन उसमें तो जो जासूस जो स्पाइज हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बता रहा है, फॉरेन पॉलिसी का ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, अगर इसको आप देखें, इसको पढ़ें, तो इसमें ये है किस्सा कि जो स्पाइज हैं जो पीछे रह गए हैं, उनको उनकी इतला पीछे जो मौजूद लोग हैं, तालिबान या जो भी गिरोह, उन सबके नाम उनके पास हैं। अच्छा जी, ठीक, कि कौन अमेरिकन स्पाई था और कौन उसके साथ था और कौन ट्रांसलेट करता था और कौन हमारी खबरें देता था और कौन हमें पकड़वाता था और कौन, वो सारे रह गए पीछे। और उसमें से बहुत सारे जिन्होंने बॉर्डर्स को क्रॉस किए दूसरे मुल्कों के, वो एक्चुअली स्पाइज नहीं किया है, लेकिन मुल्कों ने उनको सेफ किया है या वापस किया है, जो भी कुछ किया है, या जाहिर है कि अगर जान का खतरा है उनका। लेकिन मतलब एक ये प्रॉब्लम फॉरेन पॉलिसी को मैं कोट कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें तीसरी जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनरल ऑस्टिन कल क्या बात करते हैं सिंगापुर में, और सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या बात करते हैं इंडियन सॉइल पे, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन का पहला दौरा है। इससे पहले जो है वो जॉन कैरी भी आ चुके हैं और जनरल ऑस्टिन लॉयड आ चुके हैं। जॉन कैरी वो क्लाइमेट के हवाले से जब आए थे, और उनकी रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी थे इत्तेफाक से दिल्ली में। लेकिन बात यह है इस वक्त कि वो क्या इंडिया कहां तक जाता है, अमेरिका, एक तो अमेरिका कहां तक जाता है इंडिया की हेल्प करने, और इंडिया के अंदर ये फैसला कौन घड़ी है कि क्या आपने मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ जाने, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो, एक मैंने कहा ना कि अब वो बाद में देखा जाएगा कि हम इधर भी हैं, हम आपके साथ भी हैं, हम इधर भी हैं, हम आपके साथ भी। पहले आपके तो मतलब वो मुल्क फिर पूरे साथ नहीं है आपके। इंडियंस भी खुल के बात करेंगे कि भाई ये अगर इश्यूज हैं, तिब्बत आप इशू है, तिब्बत में जो है वो शी जिनपिंग होके गए और तिब्बत के अंदर उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, तो क्या अब तिब्बत को हम छोड़ दें या तिब्बत के अंदर प्रॉक्सी आप शुरू करेंगे? तो हमारे वहां इंडिया में एक अजीब और गरीब किस्म का वाकया हो रहा है, और मैं नहीं समझ पा रहा कि ये वहां पे क्यों, वहां पे आसाम और मिजोरम दो रियासतें, और आसाम में से ही मिजोरम और ये सारी रियासतें जो हैं बनी थी, उनके दरमियान जो है वो पिछले एक हफ्ते से वहां पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, और बॉर्डर्स पे लड़ाई हो रही है, और लड़ाई जो है ये मतलब है कि इंडियन एक्सप्रेस इसको इस तरह से बता रहा है कि आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट फॉल्ट लाइन फ्रॉम हिस्ट्रीज फ्लेयर अप इन द प्रेजेंट। ये 1875 और 1933 में दो लाइंस ड्रॉ हुई थी, उनको नहीं मानते। जो मिजोरम के लोग हैं वो कहते हैं कि हम 1875 पे जाएंगे, जो आसाम वाले वो कहते हैं 1933 पे, जो बरतानिया के दौर की खींच है। लेकिन इशू ये कि यहां पर जो आसाम है वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, और मिजोरम जो है वहां पे एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी बीजेपी के मुखालिफ गवर्नमेंट। तो इनके सारे जो यहां पे अमित शाह चले गए, जो वजीर दाखिला हैं, वो गए, और उसके बाद यहां पे हंगामे शुरू हो गए, और हंगामे इतने ज्यादा बड़े कि मैं तो हैरान हुआ कि इस कदर तलखी के एनडीटीवी में उनके जो आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं 5 उनके सिपाही और बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, 5 सिपाही मारे गए हैं, लेकिन
झड़पों में, लेकिन इशू ये कि नॉट एन इंच ऑफ लैंड लॉस्ट। ये किस तरह की बात? आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को 1 इंच नहीं किया हमारी जमीन का, और 3 दिन की उन्होंने जो डेथ्स हुई हैं उसकी। ये आसाम और मिजोरम, यानी एक तो वो रियासतें हैं वहां अलहदगी पसंद तरीकें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपस में ये अंदरूनी आसाम और मिजोरम का मसला बहुत पुराना मसला है। लेकिन जो मिजोरम है उसके 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि 1960 से वहां पे जो अलहदगी पसंद मूवमेंट चल रही है। दूसरा ये कि इनका बहुत बड़ा बॉर्डर मिजोरम का बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश के अंदर बड़े कंसर्न्स हैं इस बात के बांग्लादेश में कि हमारे यहां से लोग यहां क्रॉस करते हैं। मतलब वो अब कैसे जंगलों में, और वो अजीब, मतलब है कि वो मतलब बारिशें भी हो रही हैं और जनाब जंगल और अजब सी जगह है। तो वो वहां पर इतने बड़े बॉर्डर पे कोई बाड़ें तो लगी नहीं हुई। सैकड़ों मील का बॉर्डर है म्यांमार के साथ भी और बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ भी मिजोरम का। अच्छा, तो अब वहां पर जनाब ये खून खराबा शुरू हो गया। और इसके साथ ही ये मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये LSE ओपन डोर्स उनका एक प्रोजेक्ट, और उस पर डॉक्टर डेविड लैंड्रम, उनकी आज एक रिपोर्ट सामने आई है। और ये जिसने देखनी हो तो ये डिस्ट्रक्टिव लाइज के नाम से कि वो चले जाएं वेबसाइट पे, ओपन डोर्स और डिस्ट्रक्टिव लाइज को वो पढ़ लें। ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है माइनॉरिटीज के रिलीजियस माइनॉरिटीज में। लेकिन इस रिपोर्ट में जो तमाम बातें कही गई हैं, उनकी जो अक्सरियत है माइनॉरिटीज की जिसके ऊपर ये रिसर्च है, वो मुस्लिम्स के बारे में नहीं है बल्कि क्रिश्चियंस के बारे में। क्रिश्चियंस के बारे में, जी सही। और अगर इसमें आप पढ़ें तो इसमें आपको आगे जाके फिर पता चलेगा कि एक पूरा का पूरा क्रिश्चियंस इन कर्नाटका, क्रिश्चियंस इन मध्य प्रदेश, और क्रिश्चियंस इन झारखंड, क्रिश्चियंस इन ओडिशा, मतलब वो वहां पर मुझे नहीं पता कि ये इस कदर, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है तो मैं इसके ऊपर कोई तबसरा तो कर नहीं रहा। डायरेक्टर एडवोकेसी एंड पब्लिक अफेयर्स हैं ओपन डोर्स, डॉक्टर डेविड लैंड्रम। अच्छा, उन्होंने ये लिखा है कि आई होप दिस रिपोर्ट इंस्पायर यू टू स्पीक एंड एक्ट एंड प्रे फॉर सफरिंग चर्च इन इंडिया। ठीक है, क्रिश्चियंस के ऊपर, क्रिश्चियंस की जो हालत है वहां पे। अच्छा, अब इंडिया ने फैसला कर, अच्छा साथ ही जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स और ओलंपिक्स भी चल रही है। जियो पॉलिटिक्स और ओलंपिक्स में ही कि जापान में हो रहे हैं। जापान जो है अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन हमारा ब्रदर मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ी उसने तरक्की की। लेकिन वहां पर जो रशिया की टीम गई, रशिया ने गोल्ड मेडल एक ले लिया, बड़ी जबरदस्त टीम है रशिया की। सारे वो टीमों में जबरदस्त मुकाबले हो रहे हैं ओलंपिक से। लेकिन जो डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद पाबंदी लग गई कि टीम जो है रशिया की वो अपना झंडा नहीं उठाएगी, और ना ही जब वो आएगी ओपनिंग सेरेमनी में तो उनका रूस का एंथम जो कौमी तराना है वो नहीं बजाया गया, और साथ ही वो बगैर फ्लैग के आए। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने ऐसे किया है तो वैसे किया है, बस ये मतलब है कि इन्होंने रूल तोड़ा है। अब जनाब बिल्कुल वहां पर जापान के पास ही जजायर हैं कुरल के नाम से, कुरल, ठीक है, कुरल जजायर हैं। और ये कुरल जजायर जो हैं ये वहां पे जनाब रशिया ने फौरी तौर पे, ये दिखाएंगे जरा वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्लीज जी, रशिया ने फौरी तौर पे वहां पर अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी। ये कुरल जो जजायर हैं, ये वो जजायर हैं जब दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने हथियार डाले थे तो इन जजायर के ऊपर रूस आ गया था। और ये रिंग ऑफ फायर एक बहरुल काहिल में, पैसिफिक में एक रिंग ऑफ फायर है, बहुत बड़ा सा। दुनिया के 80 से 90% जो आतिशफिशा हैं वो इस रिंग ऑफ फायर के अंदर है। और ये रिंग ऑफ फायर शुरू होता है, यानी अमेरिकन पैसिफिक की एक साइड पे अमेरिका आ गया, तो ये ऊपर इसमें साउथ अमेरिका, फिर अलास्का, फिर ये ऊपर से जाते ये कुरल आइलैंड भी उसी में है, और फिर इसमें नीचे चले जाएं तो फिजी और फिर इंडोनेशिया के कुछ जजायर, फिलीपीन, ये बड़ी एक खौफनाक सी जगह है। और शायद लोगों को याद हो 2004 में जो सुनामी आया था,
तो वो ये आतिशफिशां और जलजले और यहाँ पे ये सारे जो सबडक्शन जिसको कहते हैं, सबडक्शंस के टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे पानी के नीचे समझते हैं, तो बड़े खौफनाक जलजले जन्म लेते हैं। ये जो आया था 2004 में, ये रिक्टर स्केल पे 9.1 था। सही। और 1964 में जो आया अलास्का में, वो 9.2 था। 9.2, ठीक है। और उससे पहले 9.5 आया था 1960 में चिली में। 200 साल की हिस्ट्री टूटी थी। तो यहां पर अब ये वो जगह है जहां जंगें भी हो रही हैं, जहां साउथ चाइना सी भी है, जहां पे आतिशफिशां भी फट रहे हैं, जहां पे रिंग ऑफ आतिशफिशां जो फिजी के अंदर हम सुनते हैं ना कभी। ये जो जजायर हैं, ये जो कुरल जजायर हैं, ये कोई आप समझें कि 45,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 20,000 की आबादी है। बहुत बड़ी तादाद में यहां पे जो है वो आतिशफिशां हैं, लोग पास जाते नहीं है। लेकिन अमेरिकन का कहना यह है कि यहां पे रशिया अपनी प्रॉपर मिलिट्री बेस बना के S-400 डिफेंस सिस्टम भी लगा चुका है। अच्छा, वहां पर उन्होंने मशकें शुरू कर दी। जापान, यानी ओलंपिक्स हो रहे हैं, रशिया ने आराम से कहा हमारा जजीरा है। किस बात पे? जो चाइना, जो जापानीज के। अच्छा, खबर भी फिर उसके बाद आप कमाल देखें, ये खबर कौन दे रहा है? तो वॉल स्ट्रीट दिखाया है ना हमने। ये ताज वाले भी, यानी खुद मॉस्को खबर दे रहा है कि जापान लॉजिस प्रोटेस्ट ओवर पेंडिंग रशियन मिलिट्री ड्रिल्स इन कुशनर आइलैंड्स। ठीक है ना, इसको वो कुशनर कहते हैं, वो वहां पे कुरल कहते हैं, भारत वही। अच्छा, अब मसला यह है कि 27 जुलाई से लेट अगस्त तक, यानी तमाम ओलंपिक्स में अब जापान के को ये टेंशन रहेगी टोक्यो में कि ये यहां पे क्या मुसीबत पूरी रशिया की। वो कह रहे हैं हमारे बहुत अरसे से पेंडिंग थे, मॉस्को कह रहे हैं पेंडिंग थे, हमने अचानक अब शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, अब क्या करें? अच्छा, नहीं, ये जो जजीरा है इसके ऊपर इनके मुआहदा नहीं। प्यूटिन का भी ये बड़ा कोशिश हुई कि जजीरे पे, कुरल आइलैंड पे एग्रीमेंट हो जाए जापान का, और अमेरिका ने एक दौर में सोचा कि किसी तरह से एग्रीमेंट हो जाए रशिया का और इनका आपस में, तो यहां पे हम बेस बना लें। प्यूटिन कभी इधर की उधर दुनिया हो जाए, प्यूटिन ये जजीरा नहीं देगा। वो जापान कह रहा है कि हमें 2 जजीरे दे दो। सवाल ही पैदा नहीं, वहां जनाब एक्सरसाइज शुरू हो गई। अच्छा, अब इस पूरे सिलसिले में आप आ जाएं कि ट्यूनिस के अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फोन किया प्रेसिडेंट को, और वहां के प्रेसिडेंट से कहा कि तूने क्या हरकत की है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट और वहां पे जो अपोजिशन है वो कह रही है कि नए दोबारा इनकलाब और बहार और हंगामे, और ये और तमाम मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनकी तवज्जो चली गई है कि ट्यूनिस के अंदर हंगामे मजीद ना फैलें। उनके वजीर आजम जिनको बरतरफ किया था, उन्होंने आज खुद ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन सड़कों पे हैं लोग, सड़कों पे हैं और हंगामे हैं, और किसी को कुछ नहीं पता कि ट्यूनिस के बाद आगे क्या होगा। ट्यूनिस में इसके नताइज क्या निकलेंगे और खित्ते पे इसके क्या असरात होंगे? ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके कमाल की बात यह कि वो सईद हैज जो हैं उन्होंने गैर कानूनी किया, कानूनी किया, जो भी कुछ किया, लेकिन जो नौजवान है उनके साथ है। यानी ये अजीब सी बात है। अच्छा। वो हाँ, मतलब वो उन्होंने, देखिए वो गैर सियासी आदमी है। हाँ। वो, लेकिन मसला यह है कि जो मुजाहरे लोग कर रहे हैं सड़कों पे, वो उनके साथ हैं। नौजवान तो उनकी हमायत में निकले हुए हैं ना, उनके खिलाफ नहीं हो रहे मुजाहरे हो रहे हैं उनके खिलाफ, जो कि हुकूमत गई है, वो बजाय इसके कि वो निकले रोडों पे, वो अंदर बैठे हुए घरों में और मुजाहिरीन नाच रहे हैं सड़कों पे, जश्न मना रहे हैं। ठीक हो गया, बेहतर सर आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक। इंडिया क्या अफगानिस्तान में बात करेगा कि हमें क्या रोल दिया, ये बात अब इम्पोर्टेंट है। और क्या अमेरिका नहीं डू मोर का मुतालबा करेगा? नहीं, देखिए अमेरिका क्या, देखिए इंडिया में भी ये सोच है कि हम कहां तक अमेरिका के साथ जाना है और कहां तक हमने चाइना के साथ रहना है, क्या मिडिल पोजीशन लेनी है। पाकिस्तान में भी ये सोच है कि हम चाइना के साथ तो हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी रखें हम। दिल और दिमाग के दरमियान जंग है। दिल उधर है, दिमाग उधर है, मतलब है ना गुर्दे फेफड़े के, वो सब कह रहे हैं कि एक मिनट है बच्चों, फैसला कर लो, मतलब आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात है। तो अब ये अलायंस, अच्छा तो देखिए ना, एक क्वाड उधर भी बना दिया उन्होंने, एक क्वाड इधर भी बना दिया, यानी कि कंपटीशन। डॉक्टर साहब कंपटीशन। नहीं, ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ट्यूनिस में फसादात के हवाले से आप जो बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए, उस खित्ते के लिए खासकर इस मामले पे नजर रखना कितना इम्पोर्टेंट है? हेटी के सदर का कत्ल, क्यूबा का क्राइसिस
और वहाँ पर क्या हो रहा है उस पर वक्त मिला तो आज बात कर लेंगे, वरना कल बात करेंगे, और क्या अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकातें और उसके बाद वहाँ से अलामिया और बयानात उनके आने हैं, जी सर, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वेंडी शर्मन की एक मुलाकात जो हुई है चाइना वो गई है। अरे जो हार्ड डिप्लोमेसी है या आज की दुनिया में, मतलब आपने जाना है और जाके सही मैसेज सही अल्फाज में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कैसे आगे कन्वे करना है, मुकम्मल पॉइंट ऑफ व्यू अपना, क्योंकि सामने वाले भी सीधी बात कर रहे हैं तो आप भी सीधी बात, मतलब एक बड़ा वैसे दुनिया उस जगह से निकल गई है कि अच्छा जी डिप्लोमेसी होती थी ना, हमारे साथ चाय पिए बैठे गपशप लगाते हैं आगे, मतलब सीधी बात स्ट्रेट। तो इंडिया जो है वो अमेरिका से सही सवालात करेगा, स्ट्रेट सवाल करेगा, अमेरिका सही जो सीधे जवाब दे देगा। सवाल यह है कि इंडिया कहां तक जाएगा, अमेरिका की बात नहीं है, इशू इंडिया का है। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान कहां तक जाएगा आगे, मतलब पाकिस्तान कहां तक बैलेंस रखेगा अपने आप को कि आईएमएफ के साथ भी आपने रहना है और वर्ल्ड बैंक के साथ भी रहना है, और सीपैक प्रोजेक्ट और साथ ही जो है वो आपने सीपैक में भी रहना है, और ये भी मतलब आप किस तरफ हैं। तो उन्होंने अमेरिकन ने दूसरा क्वाड भी बना दिया। तो ये मुल्क सारे जो हैं, अब अगर मिसाल के तौर पे देखें, इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेड है चाइना के साथ, और मतलब जो ज्योग्राफी है उसको आप बदल नहीं सकते। मतलब ज्योग्राफी को कैसे बदलेंगे, मतलब पानी डैम्स बन रहे हैं ऊपर, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे तिब्बत से हटके, क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड या क्या असलहा अमेरिका देगा इंडिया को, ये फौज दे, फौज भेजेगा वहां तिब्बत पे और लद्दाख में और इन जगहों पे फौज उतारेगा अपनी, कौन से उसके मतलब क्या, मतलब ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा की कोई करारदाद है, कोई अमेरिकन तो अपनी फौजों को निकाल रहा है, या ये कि अमेरिकन को अपने यहां बेसिस देंगे इंडियंस कि आप यहां आ जाएं। देखिए ना, बेसिस दे देंगे कि आप यहां आ जाएं और यहां बैठ के आप जो है वो चाइना को देखें, पर चाइना इसको कैसे देखेगा। ठीक है ना, इस सूरत हाल को मेरा ख्याल है कि इंडिया इस वक्त चाहेगा कि ऐसा हो ना, मतलब इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, मतलब जो भी कुछ होना है वो कुछ प्रॉक्सी की सूरत या किसी और सूरत, लेकिन इंडिया में ये मेरा ख्याल है कि बहुत अजीब सी सूरत हाल बनेगी कि अगर इंडिया से कहा अमेरिकन ने कि आप हमें यहां पे बेसिस दें कि हम अपनी फौज भेज रहे हैं, तो फिर चाइना क्या करेगा। चाइना बॉर्डर्स, पड़ोसी ममालिक, दाएं बाएं उस तरफ, मैं हमेशा बार बार बात करता हूं कि इंडिया को इधर से यहां से मसला नहीं है, मसला हमेशा हमें जो आगे जाके हमेशा वो जो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट और उधर का देखें, उधर से प्रॉब्लम इंडिया की, वो हमेशा इसको मिसरीड करते हैं। एलएसी के ऊपर कोई फायरिंग हो गई, 2-4 इधर से, वो तो एक होता है, बड़ा जो असल रियल स्ट्रेटेजिक थ्रेट है वो उधर से है, वहां से है, जो कि एक्चुअली हो चुका है। मतलब यहां तो ये ना कि चल रही है, एक जंग हो गई, दूसरी चल रही है, बता तो वहां तो ले गए ना वो पूरा वो सेमी स्लाइसिंग करते करते आगे वो भूटान आगे बढ़ते जा रहे हैं। तिब्बत का दौरा जो है शी चिनपिंग का, वो कोई उसको लाइट ना ले, ठीक है ना, उनकी ये जो पाम के ऊपर आए हैं ना, तो आगे तो फिंगर्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, आसाम भी है उसमें, ठीक है, जहां पे एक फिंगर आसाम भी तो है ना, जहां पे बीजेपी की हुकूमत है, और झगड़ा हुआ मिजोस के साथ, और मिजोरम में झगड़ा हुआ है, तो मिजोरम की हमायत में फौरी तौर पे जो बयान दिया है और अमित शाह को जो कंडेम किया वो राहुल गांधी ने किया। नाम लेकर अमित शाह जो आए हैं उनकी वजह से ये सारा खून खराबा हुआ है, और ये खून खराबे की जो जिम्मेदारी है, और यहाँ पे हाँ उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा ये बदमजगी जो भी कुछ हो रही है और यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, और ये वो सारा उन्होंने स्टेट जो है वो इल्जाम डाला है राहुल गांधी ने अमित शाह पे। अच्छा, इस पूरे प्रेशर में अब देखिए ना, अब इशू ये है कि ये फैसला कुन घड़ी है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं फिलहाल, रुक गए, मतलब एक स्टेल है तो खत्म हो गए हैं, अब ये शुरू होंगे कि अगस्त में दोबारा, मतलब इतने साल से तो कतर की हुकूमत को भी सलाम है,
मतलब वो भी आप देखें 4-5 साल से वो, मुझे नहीं पता, इतने सारे डेलीगेशंस आते हैं और कितने दिन रहते हैं, कितने लोग होते हैं, कितने होटल, कितने खर्चे। कतर का भी एक बहुत ही, मतलब ये जो डायलॉग पीस प्रोसेस चल रहा है, तो ये कतर के लिए भी तो उन्होंने देखा सिक्योरिटी, उनका अपने भी काम, अपने भी उनकी नॉर्मल जिंदगियां चल रही हैं कतर में, तो उसके साथ ये कोविड के दौरान इतने डेलीगेशंस, मीडिया आगे पीछे, वीवीआईपी फ्लाइट लैंड हो रही है, तो ये और इतने दिन बैठे हैं, मुज़ाकरात आगे होंगे नहीं होंगे, एक ने कहा मैं जा रहा हूँ वापस, मैं होके आता हूँ, मेरे साथ 4 लोग आएंगे, मेरे साथ 10 लोग आएंगे। तो कतर के अंदर वो अभी उन्होंने कहा भी रुक जाएं, लेकिन मसला ये है कि ये जितने भी लोग रुके हैं, मैंने पूछा कि जी क्या ये वापस अफगानिस्तान चले? अफगानिस्तान नहीं गए, क्योंकि इसमें से भी बहुत से लोगों को जान का खतरा है, और ये वहां जाएंगे तो वहां पर जाने, मतलब ये यानी अभी बहुत से लोग जो हैं वो कतर में ही मौजूद हैं या बाकी जगहों पे इधर उधर चले गए हैं अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मसला ये है ना कि या तो आप काबुल हुकूमत में हैं या तो आप अशरफ गनी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर आप वजीर हैं, आप आर्मी चीफ हैं उनके अफगानिस्तान के, आप उनके एनएसए हैं, तो फिर तो ठीक। अगर आप वो मतलब अब्दुल्ला कहां पर जाएंगे इस वक्त, मतलब कौन सी जगह पे अफगानिस्तान में जाएंगे, मतलब महफूज है उनका होता है, लेकिन मसला ये है कि वो जो दरमियान में फंसे हुए ना लोग कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसका अगला दौर होगा, साथ ही वो जंग शुरू हो गई, साथ ही जासूसों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीछे से ऊपर से स्ट्राइक्स हो रही हैं, बेगुनाह भी मार रहे हैं, कोई सहाफी मर रहे हैं, कोई अगवा हो गए, कोई घर कट गए, कोई ये, मतलब एक क्यास है। लेकिन वो जो क्यास है वो क्रिएटिव क्यास है, मतलब एक ऐसा क्यास है खत्म भी हो सकता है, लेकिन वो एक होता है ना कि आप एक खास जगह तक लेके जाते हैं उसको, बॉयल एक खास जगह तक आप उसको लेके जाते हैं, ऐसी जगह तक जहां तक वो मैनेजेबल रहे। सही, मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड क्यास है ना, चूंकि इसलिए ये मैनेजेबल क्यास रहे, मतलब लोगों की जो हालत खराब, उफ में अभी पता नहीं क्या होने, मतलब और हो रहा होगा असल में, लेकिन जो पीछे बैठी पावर्स हैं वो इंश्योर करें कि ये एक खास पॉइंट से आगे जाके बढ़े ना, ये बढ़ना, मतलब एक खास जगह तक ये रहे, क्योंकि एक से ज्यादा पावर है ना। जी सर। तो अब एक पावर भी है, दूसरी पावर भी है, तीसरी भी। देखिए रशिया की एक्सरसाइज शुरू हो रही है ताजिकिस्तान बॉर्डर पे, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और रशिया की एक वहां शुरू हो गई, जापान उधर, और किसको मैसेज जा रहा है? ओलंपिक्स, अमेरिका को मैसेज जा रहा है ना जी। और दूसरी जो है वो ताजिकिस्तान में, यानी लैंड एक्सरसाइज। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। शी जिनपिंग ने डिप्लोमेटिक मैसेज, साथ ही उसके जो है वो जो वेंडी शर्मन के साथ हुआ, फिर उसके बाद तिब्बत, ठीक है। सो उसके साथ ही कल अगर यहां पर ताइवान से रिलेटेड या तिब्बत से रिलेटेड कोई बात हुई, तो फिर आप समझें कि ये जो मुज़ाकरात होने हैं कोर कमांडर लेवल पे, जिस लेवल पे इंडिया और चाइना पे, ना सिर्फ ये कि मुलतवी हो जाएंगे, बल्कि इसके बाद चाइना आगे सही हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आगे सियासी मामला पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो आज शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बन रहे, तमाम अपोजिशन जमात जो भी रहनुमा अपोजिशन में जाके बैठे हैं या फिर मुल्क से बाहर चले जाएं, तो वो कैसे एकदम से गद्दार हो जाते हैं? ना, हो गए यहाँ तो किसी का कुछ नहीं पता, किसी भी वक्त जो है वो इधर से उधर वो, मतलब इसको देखें ना, मतलब कई मुल्कों में अपोजिशन गद्दार है। बिल्कुल है, हमें और इंडिया में तो कॉमन चीज तो है ना ये दोनों मुल्कों की जो अपोजिशन है वो गद्दार है, प्रॉपर गद्दार है। हमारे यहाँ जो है वो रॉ के एजेंट है, उनके आईएसआई के एजेंट है, जो कांग्रेस है वो आईएसआई के एजेंट है, पक्की कंफर्म, और जो हमारे यहाँ वो कंफर्म रॉ के एजेंट है, कोई टिल फर्दर ऑर्डर्स। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इसी पूरे जो कशमकश खत्ते की चल रही है, इसमें पाकिस्तान के लिए अहम तरीन इशूज़ सिक्योरिटी का इशू अफगानिस्तान के अंदर, क्या ये वहाँ पे कत्ल गारत शुरू हो गई है, सफ़ीर उनके वापस चले गए, हमारे सफ़ीर आ गए, ऐसे तो कंटिन्यू नहीं हो सकता। दो मुल्कों के दरमियान जो पड़ोसी ममालिक हों, मतलब बदतरीन हालात में भी सफारती ताल्लुकात तो बहाल होने ज़रूरी हैं, और ये गलत फहमियाँ, और कैसे इंडिया के साथ भी तो एक LOC के ऊपर सीज़फायर हुआ है ना, तो इसी तरह का कोई प्रोसेस अफगानिस्तान के साथ होना ज़रूरी है ताकि कोई बात तो आगे हो।
शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात उनके वज़ीर ख़ारजा से की थी, लेकिन ये तलखियाँ जो हैं ये अच्छा, लेकिन इसमें अमेरिका और चाइना, देखें तलखी आएगी ब्लिंकन ने जवाब देना है उस बात का बहरहाल जो कि वेंडी शर्मन उनकी नायब के साथ, और इसी में किंग गैंग को जी हम मुबारकबाद देते हैं। ये नायब वज़ीर ख़ारजा चाइना के अमेरिका में चाइना के सफ़ीर के तौर पे जा रहे हैं। इससे पहले जो सफ़ीर थे वो 8 साल सफ़ीर रहे, और ये जाने से पहले इन्होंने बहुत अरसा यानी अभी अपनी एम्बेसडरशिप वहाँ उस सीट पे बैठने से पहले शंघाई में जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, वहाँ अमेरिकन के साथ मिल के, और बड़े ज़बरदस्त ये डिप्लोमेट हैं, इनको चाइना वाशिंगटन भेज रहा है इन हालात में। सही हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आने वाले दिनों पर इस मौजू पर आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।